नीलेश, नीलिमा और नीतू सबसे अच्छे दोस्त थे। नीलेश और नीलिमा भाई बहन थे और नीतू नीलेश से एंगेज थी। वो हमेशा साथ रहते थे। वो हंसी, राज और एडवेंचर का प्यार शेयर करते थे। हम हमेशा साथ थे। एक समर हमने रोड ट्रिप पर जाने का डिसाइड किया। हम माउंटेन्स एक्सप्लोर करना चाहते थे और सिटी की गर्मी से बचना चाहते थे। हमने अपने बैग्स पैक किए, नीलेश की कार में बैठे और अपनी जर्नी पर निकल पड़े। खुली रोड हमारे सामने फैली हुई थी, जो फ्रीडम और एक्साइटमेंट का वादा कर रही थी। हम किसी भी चीज के लिए तैयार थे। हम घंटों तक ड्राइव करते रहे। हमारे बालों में हवा और म्यूजिक ब्लास्ट होता रहा। जैसे ही सनसेट होने लगा, हमने रात रहने के लिए जगह ढूंढने का फैसला किया। हम एक पहाड़ की तलहटी में बसे एक छोटे से टाउन में ठहरे। ये सुंदर और शांत लग रहा था। हमें क्या पता था, आतंक हमारा इंतजार कर रहा था। टाउन शांत था, बहुत ज्यादा शांत। सड़कें लगभग सुनसान थीं। जैसे ही हम टाउन स्क्वायर से गुजरे, हमारे ऊपर एक अजीब सी बेचैनी छा गई। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी भूतिया टाउन में आ गए हों। सन्नाटा बहुत ज्यादा था। आखिरकार हमें द ग्रैंड माउंटेन व्यू होटल का साइन दिखाई दिया। होटल पुराना लग रहा था, ऑलमोस्ट एंशिएंट। ये विशाल पहाड़ों की पृष्ठभूमि के सामने लंबा और भव्य खड़ा था। ऐसा लग रहा था कि मीलों तक यही एक जगह रुकने के लिए है। हमने कार पार्क की और भव्य एंट्रेंस की ओर चल दिए। भारी लकड़ी के दरवाजे ऐसे खुले जैसे हमें चेतावनी दे रहे हों। अंदर की हवा धूल और सड़न की गंध से भरी हुई थी। मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। धूल भरे रिसेप्शन डेस्क के पीछे एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसकी आंखें खाली थीं, उसकी मुस्कान बेचैन करने वाली थी। मेहमानों को देखकर वह हैरान हुआ। उसने कांपते हाथों से हमें चाबियां थमा दी। उसके स्पर्श ने मेरे अंदर बेचैनी की एक और लहर दौड़ा दी। हमें अपने रूम की की मिल गई, रूम नंबर 13। उस बूढ़े आदमी के होंठों से नंबर निकलते ही मुझे सिहरन सी महसूस हुई। उसने हमें एक डिमली लिट हॉलवे के अंत में एक अजीब सी सीढ़ी की ओर इशारा किया। टिमटिमाती रोशनी दीवारों पर लंबी भयानक परछाई डाल रही थी। हम अपना बैग सीढ़ियों पर घसीटते हुए ऊपर ले गए। हमारा हर कदम खामोश होटल में गूंज रहा था। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। मैं ये एहसास दूर नहीं कर पा रहा था कि हम अकेले नहीं हैं। आखिरकार हमें रूम 13 मिल गया। दरवाजा पुराना और टेढ़ा था। पीतल का डोर नॉब मेरे स्पर्श से बर्फ की तरह ठंडा लगा। मैं एक पल के लिए हिचकिचाया। एक गहरी सांस लेते हुए मैंने दरवाजा खोला। रूम डार्क और मस्टी था। भारी कर्टन ने डूबते हुए सूरज की उस छोटी सी रोशनी को भी रोक दिया था जो बची थी। फर्नीचर प्राचीन था, जो धूल भरी चादरों से ढका हुआ था। एक अकेला लैंप दूर दीवार पर एक भयानक चमक बिखेर रहा था। हमने अपने बैग्स नीचे गिराए और लाइट्स ऑन कर दी। अंधेरे में जितना डरावना रूम लग रहा था, उससे कहीं ज्यादा डरावना ये रोशनी में था। हर कोने से मकड़ी के जाले लटके हुए थे। वॉलपेपर दागदार था और छिल रहा था। हवा में फफूंदी और किसी चीज की गंध भरी हुई थी। नीलिमा ने मूड हल्का करने की कोशिश की। खैर, यह रिट्स तो नहीं है, उसने मजाक में कहा, लेकिन कम से कम इसमें कैरेक्टर तो है। उसके ह्यूमर के प्रयास से तनाव कम नहीं हुआ। हम सब घबराए हुए थे। नीतू ने कुछ चीजें अनपैक की और एक विंडो खोलने गई। वह खुली ही नहीं, ये कीलों से बंद था। बेचैनी की एक और लहर मुझ पर छा गई। एक विंडो को कीलों से क्यों बंद किया जाएगा? हमने इसका बेस्ट बनाने की कोशिश करने का फैसला किया। हमने अपने साथ पैक किए हुए स्नैक्स खाए, कहानियां सुनाई और हंसी साझा की ताकि रूम के भयानक सन्नाटे को तोड़ा जा सके। लेकिन डर का एहसास बना रहा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमें देख रहा है। सेक्शन 5, समथिंग्स नॉट राइट। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, रूम का टेम्परेचर गिरता गया। दीवारों से ही ठंडी हवा आने लगी। मैंने ठंड से बचने के लिए अपनी जैकेट अपने चारों ओर कसकर खींच ली। लेकिन यह सिर्फ ठंड नहीं थी, बेचैनी की भावना हम पर छा गई। नीलेश ने आशावादी बने रहने की कोशिश की। यह बस एक पुरानी इमारत है, उसने कहा। उसकी आवाज सन्नाटे में थोड़ी ऊंची थी। शायद खराब इंसुलेशन, लेकिन वह भी अपनी आंखों में घबराहट नहीं छिपा सका। नीतू खास तौर पर चुप थी। उसकी निगाहें कमरे में इधर उधर भाग रही थीं, जैसे कि उसे उम्मीद थी कि कुछ हम पर कूद पड़ेगा। वह अपनी बाहों को रगड़ती रही, मानो अंदर से खुद को गर्म करने की कोशिश कर रही हो। फिर नीलिमा अजीब तरह से व्यवहार करने लगी।
वह विथड्रॉन हो गई, उसकी आंखें चमक उठीं जैसे कि वह किसी ट्रांस में हो। जब हमने उससे पूछा कि क्या हुआ है तो उसने सिर हिला दिया और हवा की जरूरत के बारे में कुछ बुदबुदाया। सेक्शन 6 बैल्कनी विस्पर्स। नीलिमा रूम के दूसरे छोर पर गई और बैल्कनी में चली गई। यह एक संकरा लोहे का बना हुआ था जो इमारत से चिपका हुआ था। झंग लगी रेलिंग ऐसी लग रही थी जैसे वह कभी भी गिर सकती है। नीलिमा, केयरफुल रहो, मैंने पुकारा। मेरी आवाज चिंता से भरी हुई थी। उसने मुझे सुना ही नहीं। वह बैल्कनी के किनारे की ओर बढ़ती रही, उसकी पीठ हमारी ओर थी। नीलिमा, तुम क्या कर रही हो? नीलेश की आवाज घबराहट से तेज थी। वह उसके पीछे जाने लगा, लेकिन मैंने उसकी बांह पकड़ ली। रुको, मैंने फुसफुसाते हुए कहा, कुछ ठीक नहीं है। नीलिमा अब रेलिंग पर झुकी हुई थी। उसका सिर झुका हुआ था जैसे वह किसी की बात सुन रही हो, लेकिन वहां कोई नहीं था। नीचे की सड़क सुनसान थी। तुम किससे बात कर रही हो? मैंने पूछा। मेरी आवाज कांप रही थी। नीलिमा हमारी ओर मुड़ी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। क्या तुम इसे नहीं सुन रहे हो? उसने पूछा। उसकी आवाज फुसफुसाहट थी। हवा, यह मेरा नाम पुकार रही है। सेक्शन 7 ए गास्टली अवेकनिंग। अगली सुबह सूरज की किरणों ने रूम 13 के भारी कर्टन को भेदने के लिए संघर्ष किया। मैं झटके से उठा। मेरे दिल को एक डर ने जकड़ लिया। पिछली रात की घटनाएं वापस आ गईं। नीलिमा का अजीब व्यवहार, बैल्कनी पर उसकी फुसफुसाहट। मैंने मुड़कर देखा तो नीलेश अभी भी सो रहा था। उसका चेहरा पीला और खींचा हुआ था, लेकिन नीलिमा कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। नीलिमा, मैंने पुकारा। मेरी आवाज खामोश रूम में गूंज रही थी। बैल्कनी का दरवाजा थोड़ा खुला देखकर मैं घबरा गया। मैं बैल्कनी में भागा। मेरा दिल मेरी छाती में तेजी से धड़क रहा था। लोहे की रेलिंग मेरी पकड़ में बर्फ की तरह ठंडी थी। और फिर मैंने उसे देखा। नीलिमा का बेजान शरीर नीचे जमीन पर पड़ा था। उसके अंग अस्वाभाविक रूप से मुड़े हुए थे। यह नजारा देखकर मेरे मुंह से चीख निकल गई, जो कच्ची और दहशत से भरी हुई थी। नीलेश बालकनी की ओर दौड़ा। अपनी बहन के टूटे हुए शरीर को देखकर उसका चेहरा दहशत से भर गया। वह लड़खड़ाकर वापस आया और सदमे से फर्श पर गिर पड़ा। हमारी चीखों से जागकर नीतू दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी आंखें दहशत से फैली हुई थीं। जैसे ही स्थिति की हकीकत हम पर टूटी, नीतू एक जोरदार चीख निकली और बेहोश होकर गिर पड़ी। उसका शरीर फर्श पर गिर पड़ा। उसका चेहरा सफेद हो गया। हम एक बुरे सपने में फंस गए थे। पुलिस आ गई। घटनास्थल का मुआयना करते हुए उनके चेहरे सख्त थे। उन्होंने घंटों हमसे पूछताछ की। उनका शक साफ दिख रहा था, लेकिन हम अकठनीय को कैसे समझाते? अजीब व्यवहार, फुसफुसाहट, वह भयानक पूर्वाभास जिसने हमें वहां पहुंचते ही हमें परेशान कर दिया था। नीतू घंटों तक बेहोश रही। जब वह आखिरकार उठी तो उसकी आंखें उस दहशत से भरी हुई थीं जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। वो बेकाबू होकर कांपने लगी। उसकी आवाज एक फुसफुसाहट बनकर रह गई, क्योंकि उसने पिछली रात की घटनाओं को बताया। नीतू ने कहा कि उसने इसे देखा था। बालकनी पर नीलिमा के पीछे एक परछाई वाली आकृति खड़ी थी। एक ऐसी आकृति जिसकी आंखें अंधेरे में लाल चमक रही थीं। एक आकृति जो नीलिमा के कान में शांति और विस्मरण के वादे फुसफुसा रही थी। पुलिस ने नीतू की बात को एक दर्दनाक दिमाग की बकवास, हिस्टेरिया कहकर खारिज कर दिया, लेकिन मैं बेहतर जानता था। उस रूम में कुछ बुराई थी, कुछ ऐसा जिसने नीलिमा को अपनी मौत के लिए लालच दिया था। जवाब के लिए बेताब मैंने होटल के इतिहास पर शोध करना शुरू कर दिया। मुझे पता चला कि रूम 13 का एक डार्क और परेशान करने वाला अतीत था। और भी मौतें हुई थीं, और भी अजीबोगरीब घटनाएं हुई थीं। मेहमानों ने परछाई वाली आकृतियां देखने, फुसफुसाहट सुनने, एक ठंडी उपस्थिति को महसूस करने की सूचना दी, जिससे उनकी रूह कांप गई। स्थानीय लोग जानते थे कि होटल प्रेतबाधित है। उन्होंने एक तामसिक आत्मा के किस्से फुसफुसाए। एक महिला जो होटल की दीवारों के भीतर एक असामयिक अंत से मिली थी। उन्होंने कहा कि उसने अनसुने मेहमानों को उनकी मौत के लिए लालच दिया। उनकी आत्माएं होटल की सड़ती दीवारों के भीतर हमेशा के लिए फंस गईं। सच्चाई भयावह रूप से स्पष्ट हो गई। नीलिमा गिरी नहीं थी, उसे धक्का दिया गया था। एक अनदेखी ताकत द्वारा धक्का दिया गया।
एक दुष्ट संस्था जो उसकी आत्मा को अपना बनाना चाहती थी। और अब नीतू खतरे में थी। आत्मा उसे भी चाहती थी। हमें उस रूम से, उस होटल से बाहर निकलना था। लेकिन जैसे ही हमने डोर नॉब के लिए हाथ बढ़ाया, हमें डर के मारे एहसास हुआ कि यह मुड़ेगा नहीं। दरवाजा बंद था। हम फंस गए थे। जब मैंने डोर नॉब को हिलाया तो दहशत मुझ पर हावी हो गई, लेकिन वह हिला नहीं। यह ऐसा था जैसे रूम खुद हमें बंदी बना रहा हो। सड़न की गंध से हवा घनी हो गई। तापमान गिरता गया क्योंकि दीवारों से ही हड्डियों को जमा देने वाली ठंड निकल रही थी। हमें यहां से निकलना होगा, नीलेश ने कहा। उसकी आवाज डर से भरी हुई थी। उसने खुद को दरवाजे पर पटक दिया, लेकिन वह हिला नहीं। टेम्परेचर गिरता रहा। अनदेखी आंखों के हमारे हर हरकत को देखने की भावना से हवा भारी होती गई। कमरे में परछाई गहरी होती हुई प्रतीत हो रही थीं, मुड़ रही थीं और विकृत हो रही थीं, जैसे कि वे जीवित हों। नीतू चीखी, कमरे के सबसे दूर कोने में एक कांपते हुए उंगली से इशारा करते हुए। ये वहां है, वह फुसफुसाई। उसकी आवाज दहशत से भरी हुई थी। परछाई में महिला। मैंने उसकी निगाहों का पीछा किया और महसूस किया कि मेरे दिल को ठंड लग गई है। भारी मखमली कर्टन से आंशिक रूप से छिपी हुई परछाई में एक महिला का सिलुएट खड़ा था। उसके लंबे काले बाल उसकी पीठ के नीचे गिर रहे थे और उसकी आंखें एक भयानक लाल रोशनी से चमक रही थीं। वह हमें देख रही थी और वह मुस्कुरा रही थी।